हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में घटना चक्र के पॉइंटर को पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन फटाफट देख रहे थे। इस संदर्भ में हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं हिस्ट्री का, और पार्ट 2 शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका घटना चक्र, ये जीएस का है, पॉइंटर है, पूर्वावलोकन है, सार है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत को एक साथ लिया है, लेकिन इसे पार्ट में तोड़ दिया है और इतिहास के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे। चलिए पार्ट 2 जैन धर्म की स्टार्ट करते हैं। जब इससे पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म तक खत्म किया है, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव को माना गया है। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से, और महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक है, और देखेंगे तीर्थकर शब्द संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थकर शब्द जैन तीर्थकरों का प्रक्रम में अंतिम थे तो महावीर। ठीक है, हम बात करें अगर ये सभी क्वेश्चन पीसीएस अदर स्टेट यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, जो वन लाइनर के रूप में जी घटना चक्र के पॉइंटर के रूप में दिए हुए हैं। जो घटना चक्र में क्वेश्चन दिए हुए हैं वही क्वेश्चन इसमें कैसे दिए हैं, उसी का आंसर दिया है। क्वेश्चन है और उसका आंसर एक तरीके का सार है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसे मैंने पॉइंटर पॉइंट टू पॉइंट फटाफट क्विक रिवीजन के रूप में दिया है। चंद्र प्रभु नाथ मुनि नेमी संभव में से वह जो जैन तीर्थकर नहीं था, तो नाथ मुनि जो है जैन तीर्थकर नहीं थे। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह जैन धर्म का है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य की प्राप्ति होती है, और बौद्ध धर्म में आपने देखा होगा निर्माण की प्राप्ति है। त्रिरत्न सिद्धांत के सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म के संदर्भ में। हम आगे बात करें अगर, तो अणुबद्ध सिद्धांत की बात है जैन धर्म से लिया गया है, और स्यादवाद जो है जैन धर्म का है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, अनेकांतवाद बौद्ध मत, ठीक है, अनेकांतवाद बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, वैष्णव मत जिस क्रोध सिद्धांत का दर्शन है तो जैन मत का है अनेकांतवाद। और बात करें अगर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो जैन धर्म की बात करेंगे। और बात करें अगर जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत, आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन कुछ उस तरीके से रिलेटेड है। जब भारत में क्या हुआ कि परमाणु पनडुब्बी अरिहंत का जब भारत ने जलावतरण किया था, उस समय जैन धर्म ने उसकी चर्चा की थी। कहा था कि इसी संदर्भ में आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, वो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा को नहीं मानता है, इसलिए उन्होंने उस चीज को माना था। जैन धर्म में एक चीज और है, यहाँ जीवों में से जो जीव अणु होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा ये मुख पे जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, जो पट्टी लगा के आप लोग चलते हैं, जैन धर्म के अनुयायी इस तरीके से अपने जीवन भर उस तरीके से पट्टी लगाते हैं। उन्हें लगता है कि हवा में बैक्टीरिया हैं, उनकी हम हत्या कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आप चल रहे हैं तो आपके पैरों के नीचे भी बहुत सारे जीव आते होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है कठिन, जैन धर्म में क्या है तब थोड़ा कठिन कर दिया गया है, इसीलिए जैन धर्म को जो है संकल्पना धीरे धीरे आपने देखा होगा कम लोगों द्वारा एक्सेप्ट की गई है। हालांकि जैन धर्म अपने समय में काफ़ी पल्लवित था, आज भी भारत के कुछ हिस्सों में देखा अच्छा खासा जैन धर्म अभी भी है, और यह अपनी एक संप्रदाय था जो जैन धर्म का था। आगे बात करें 12 अंग 12 उपांग, 12 पूर्व और 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 पूर्व में से वह
जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है तो 14 पूर्व के संदर्भ में है। आगे बात करें अगर प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए थे वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। चंपा, पाबा, संवेद शिखर उज्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र कहलाता है, तो जैन सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर कहलाता है। और थेरीगाता, आचार, अंग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहद कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है तो थेरीगाता की बात है। थेरीगाता जैन साहित्य का आरंभिक भाग नहीं माना जाता है। बाकी आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहद कल्प सूत्र ये सब आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। और जैन साहित्य में तो प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र को माना जाता है। आगे बात करें अगर तो महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली को माना गया है और वह जैन भाषा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है, तो संपादन ये देखेंगे तो पाटलिपुत्र के संदर्भ में है। आगे हम बात करें सत्य कथन है तो गौतम बुद्ध की माता जो कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक, जो भी सत्य कथन है तो पहला स्टेटमेंट दिया होगा तो गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की थी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा स्टेटमेंट रहा होगा कि 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ वो बनारस से थे। ठीक है, ऐसी बात करेंगे। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन की बात है तो देखेंगे भद्रभाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, जब जैन धर्म का भी विभाजन होता है इसके बाद एक शाखा क्या होती है दक्षिण की तरफ, जो जैन धर्म को क्या है प्रचार प्रसार करना चाहती थी वो दक्षिण की तरफ निकल गए, जिन्हें हम भद्रभाव के रूप में जानते हैं। उन्हें हम दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार प्रसार हुआ पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात। और हाँ, एक थे श्वेतांबर, भद्रभाव के नेतृत्व में हुआ, एक श्वेतांबर थे और एक थे अंग, मतलब जो जिसे बोलते हैं कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है, समझ जाओ। और जैन धर्म के लोग थे, स्थूल भाव के नेतृत्व में रह रहे थे, उन्हें श्वेतांबर कहा गया। ठीक है, पाटलिपुत्र के जो यहीं रह गए उन्हें श्वेतांबर कहा गया था। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूल भाव के नेतृत्व में रहे, ठीक है, स्थूल भाव, एक भद्र भाव थे, एक स्थूल भाव थे, तो स्थूल मतलब एक जगह टिक गए तो उन्हें स्थूल बोला गया। ठीक, तो स्थूल जहाँ जैन धर्म का विकास हुआ वो स्थूल भाव मतलब एक ही स्थल पर है, उन्हें हम श्वेतांबर के रूप में जानते हैं। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त था। सही स्टेटमेंट है। हम लोग जब हिस्ट्री डिटेल में देखेंगे तब बताएंगे आपको पूरा। जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन है कर्म को विनिष्ट करने के सुनिश्चित करने का मार्ग तपश्चर्या है। ठीक है, कर्म को विनिष्ट मतलब आपने जो कर्म किए हैं उनको आप सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। और जैन धर्म में तपश्चर्या काफी कठिन है, तप है। और बात करें अगर, ठीक है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है, ऐसा कण आत्मा का क्या है विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब जैन धर्म के अनुरूप हैं। जैन धर्म की ऐसी फिलॉसफी है जिसमें कहा जाता है कि कर्म को विनष्ट करने के लिए सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ठीक है, और आप बात करें प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। कर्म आत्मा का विनाशक है, इसलिए जो आपने कर्म किए इनका विनाश होना चाहिए, ना कि आपकी आत्मा का, क्योंकि आत्मा का विनाश हो नहीं सकता। समाधि मरण से संबंधित है, तो समाधि मरण आप देखेंगे तो जैन धर्म दर्शन से संबंधित है। आगे बात करें अगर हम, दक्षिण भारत के इच्छागवंशी शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। आपको पता है दक्षिण भारत में क्या था, दक्षिण भारत का भी एक जो इतिहास है उसमें कई राजा हुए हैं, जिसमें इच्छागवंश शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत में भी देखेंगे तो पाल शासकों में कुछ पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ठीक, कुछ नहीं भी थे, एक दो आप देखेंगे। ठीक है, आगे बात आएगी तब बताएंगे।
लेकिन अधिकतर राजा पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत का मतलब पाल शासक कहाँ रहा होगा, पाल शासक बंगाल के रीजन में पाल शासक था। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक की बात करेंगे तो मक्खली गोसाल थे। आगे बात करें, वह संप्रदाय जो नियत की अटिलता पे विश्वास करता है, तो अजीबक मतलब पहले से ही जो नियत है उसमें विश्वास करने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं जो नियत की अटलता में विश्वास करते हैं उसे हम अजीबक या अजीबक संप्रदाय से जोड़ते हैं, या जब अजीबक संप्रदाय के लोग उसके अनुयायी होते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह में के रूप में लिया गया है। बराबर की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में लिया गया था, तो अजीबकों के द्वारा लिया गया था। आगे बात करें अगर हम, तो उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी को माना गया है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, और आने वाले समय में फिर संभावना है, क्योंकि इधर कई सालों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, और होयसल मंदिर शिव को समर्पित है। होयसल अलग मंदिर है, खजुराहो का अलग मंदिर है। खजुराहो में जो मंदिर बने हैं वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, बनवाए गए हैं। और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे तवांग मठ के रूप में हम जानते हैं। आगे हम बात करें, श्री जो है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा का विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी, तो चामुंडा राय ने स्थापित कराई थी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक बाहुबली के संदर्भित है, ठीक है। जो महान धार्मिक घटना हुई थी महामस्तकाभिषेक संबंधित है तो बाहुबली से। और श्रवण बेलगोला जिसमें गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी तो चामुंडा राय ने करवाई थी। अगर हम आगे बात करें, अगर देखेंगे बाहुबली को पुत्र माना जाता है तो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को माना जाता है। आगे बात करें, बाहुबली को जो पुत्र माना, बाहुबली किनके पुत्र थे, तो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को माना गया है। अब हम शैव भागवत धर्म के बाद संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति, ठीक है, जो कॉस्मोजेनिक है, ठीक है, विषय धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है, कृत है, त्रेता है, द्वापर है और कली है। ये कली क्या है, कलयुग के रूप में जाना जाता है। तो कृति त्रेता, ठीक है, कृति त्रेता द्वापर और कली के संदर्भ में है। आगे हम बात करें, अजीपक मत मयूर और मत ईशान शिव गुरुदेव पद्धति, ठीक है, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत के शैव संप्रदाय थे, तो मतिउत्तर के लोग जो हैं, मत मयूर के लोग जो हैं वो शिव संप्रदाय के, शैव संप्रदाय या शिव संप्रदाय के क्या थे, अनुयायी थे। आगे बात करें, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव क्या है, आधा पार्वती प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का योग है। आगे बात करें, नैनार शैव, ठीक है, तो नैनार जो है शैव धर्मानुयायी थे, ठीक है, इसको याद रखें। शिव के नैना ऐसे आप देखेंगे, और पाए गई त्रिज्ञान कूडम त्रिंगमयी में से वह जो अलवार संत नहीं था तो त्रिज्ञान थे, त्रिज्ञान जो है अलवार संत नहीं थे। आगे हम बात करें, इसमें अलवार संतों में कई और नाम हैं, घूम फिर के पूछे जा सकते हैं, आप इसे अपने लिस्ट में कहीं नोट कर लें। इनके नामों के अलावा आप हिस्ट्री की किताब से जो अलवार संत हैं उनको अलग से नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। और भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था तो गुप्त ने दिया था भागवत संप्रदाय में विकास में। भागवत संप्रदाय मतलब गुप्तों ने, भागवत संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है, और भागवत धर्म के संस्थापक थे कृष्ण को माना गया, भागवत संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये। आगे हम बात करें, सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन छंदोग उपनिषद में मिलता है। जो अगर हम सर्वप्रथम बात करें कि देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ मिला है, तो छंदोग उपनिषद में मिला है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी तो भागवतों ने की थी। आगे बात करें, और भागवत संप्रदाय आपको पता है कि गुप्त काल में स्टार्ट हुआ था। आगे हम बात करें, वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, तो बलराम को भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या 9 है। भागवत संप्रदाय में भक्त के जो रूप हैं वो 9 रूपों में विभक्त किया गया है, ठीक है, हम याद रखें। होलियोडोरस
और हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख वासुदेव से संबंधित है और भागवत धर्म के प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख से संबंधित है। भागवत धर्म का ज्ञात क्या है? भागवत धर्म का ज्ञात संप्रदाय सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है तो बेसन नगर का गरुड़ स्तंभ है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य के संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ देखेंगे आप तो जो सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन जो मिला था प्रथम बार वो छंदोग उपनिषद में मिला था। लेकिन हम जब कहेंगे कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख मतलब कोई ऐसा अभिलेख जो अभिलेख का मतलब जो शिलालेख भी लिखा हुआ होता है तो शिलालेख के संदर्भ में पहला अभिलेख कहेंगे तो बेसन नगर का जो है बेस नगर का क्या है? गरुड़ स्तंभ है। बेस नगर का गरुड़ स्तंभ में पहली बार ये लिखा हुआ मिला गया है। इसी बात करेंगे बेस नगर अभिलेख की हेलियोडोरस निवासी थे तो तक्षशिला से बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी तक्षशिला से जो है क्या थे? संबंधित थे। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह बारह के रूप में है। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह बराह है या बारह है। आगे हम बात करें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था की बात 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय की बात है। वो जो विभेदक लक्षण दिखे हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दिखे और वेदों की प्रामाणिकता में आस्था है कुछ लोगों को नहीं है तो वो 6ठी शताब्दी के संदर्भ में देख सकते हैं। आगे हम बात करें मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म भक्ति को समान महत्व देते हैं तो देखेंगे हम ठीक तो जन्म कर्म भक्ति को समान महत्व भगवद गीता में दिया गया है। प्रस्थान त्रयी से संबंधित है उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता के संदर्भ में अगर हम प्रस्थान त्रयी के संदर्भ में देखेंगे तो सम्मिलित किए गए हैं, उपनिषद किए गए हैं, ब्रह्मसूत्र किए गए हैं और भगवद गीता के संदर्भ में उपनिषद में जो है क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। जो प्रस्थान त्रयी बोला जाता है इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन घूम करके हो सकता है एक ऑप्शन के रूप में पूछ दिए, हो सकता है कूट के संदर्भ में आपसे तीनों क्वेश्चन कूट रख दिए जाएं, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता ये प्रस्थान त्रयी बोले जाते हैं। जो है प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा का वाचन किया गया था वह नैमिषारण है और नैमिषारण ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है जिसे आप याद रखिएगा। ये सीतापुर में है। आगे रामायण का वह कांड जिसे राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है तो किष्किंधा कांड के संदर्भ में राम और हनुमान की पहली कांड जो रामायण का वह कांड तो किष्किंधा कांड में इसका वर्णन किया गया है। पुरी में हम बात करेंगे, पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है और नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी के तट पर और नासिक गोदावरी के तट पर ही स्थित शहर है। और हम बात करें अगर जो गोदावरी है नदी का उद्गम है वो त्र्यंबकम पहाड़ियों से उद्गित हुई है। ठीक है, बड़ा खूबसूरत स्थल है, कभी घूम के आइए आप लोग। और जैन धर्म पावापुरी से संबंधित है। हिंदू धर्म वाराणसी से संबंधित है। जैन धर्म पावापुरी से संबंधित है। हिंदू धर्म क्या है? वाराणसी से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे कि इस्लाम धर्म मदीना से संबंधित है। ईसाई धर्म वेटिकन सिटी से संबंधित है या वेटिकन कह सकते हैं। अब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास को देखते हैं तो इसमें भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो हैं क्या बोले हैं? चांदी के सिक्के, इन्हें आहत सिक्के भी बोला गया है, ध्यान रखिएगा। प्रधोत अवंती के राजा थे। ठीक है, प्रधोत राजा थे अवंती के। ठीक है, और प्रधोत की बात में उदयन वत्स के राजा थे। ठीक है, आप इसे याद ना हो तो आप वत्स आगे जोड़ दें। वत्स, उज्जैन, अवंती, प्रभोत और क्या है? कौशल, प्रसेनजीत और मगध, अजातशत्रु
ऐसे आप इसे जोड़ के लिख लें, याद कर लें। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो कलिंग में, ठीक है, अभिलेखी साक्ष्य हैं कुछ जिससे प्रकट हुआ कि नंद राजा के आदेश से कलिंग में नहर वो नंद राजा के आदेश से एक नहर कलिंग में खोदी गई थी। आगे हम बात करेंगे उज्जैन का प्राचीन काल का नाम अवंतिका माना गया है। अवंतिका प्राचीन काल में इसका नाम था। आगे हम बात करेंगे, ये आपको चित्र दिए हैं, आप इस चीज से अंदाजा लगाइए, ए बी सी एंड डी। तो पहला है मत्स्य। मत्स्य आपको देखेंगे, मत्स्य की राजधानी कुरु थी, ठीक है, तो कुरु मत्स्य, तो ये दिल्ली का रीजन था। अवंती आपको पता है ये उज्जैन एरिया का था, तो उज्जैन रीजन में दिखा, एमपी का रीजन है। और बस कहाँ से, प्रसेनजीत, ये यूपी के संदर्भ में रीजन था। और आपको अंग दिखे हैं, तो अंग आप जाएंगे तो ये चंपा के अंग, तो ये देखेंगे तो बंगाल रीजन के एरिया में सटे हुए आप चले जाएंगे। इस संदर्भ में आपसे कभी भी ऐसे भी क्वेश्चन यूपीपीएससी से पूछा गया है कि जो अवंती है आज के भारत में कहाँ, किस क्षेत्र में स्थित है। इस तरीके से आप इस मैप को विजुलाइज करें, थोड़ा देखें और देखते हैं कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, ठीक है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, तो मध्य माध्यमिका का एवं विराटनगर, ये माध्यमिका एवं विराटनगर जो हैं दोनों क्या हैं, दोनों महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित हैं। और हम बात करें अगर पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन को माना जाता है, उदयन अलग है और उदयीन अलग है, ठीक है, इसे याद रखें क्योंकि दोनों नामों में काफ़ी कन्फ्यूजन है, अलग अलग संदर्भ में देखेंगे इसे। और हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क में से वह पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे बात करें, आपको कई जगह आपको उदयीन लिखा मिलेगा, कई जगह उदयन लिखा मिलेगा, और क्वेश्चन दोनों के संदर्भ में अलग अलग बनते हैं, इसलिए मैंने ये बोला है, ठीक है। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया है, ठीक है, तो चयन उदयीन द्वारा किया गया, आप इसे उदयन याद रखें, उदयन, ठीक। और उदयन देखिए, अब एक आ गया उदयन थे, अब उदयन वासदत्ता की दंतकथा उज्जैन से संबंधित है, ठीक है। आप देखेंगे उदयन जो वासदत्ता थे, इनकी दंतकथा उज्जैन से संबंधित है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। गंधार, कंबोज, काशी, मगध में से वह है जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो काशी था, ठीक है। काशी उस समय गंधार, कंबोज, काशी, मगध में से जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है प्रारंभ में भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य काशी को माना गया था। शाक्य, लिच्छवी, यौधेय में से प्रारंभिक गणतंत्र यौधेय नहीं थे, ठीक है। शाक्य वंश, लिच्छवी वंश ये गणतंत्र थे, ठीक। आप देखेंगे गणतंत्र की संकल्पना की जब बात होती है तो भारत में प्राचीन काल से इस संदर्भ में चर्चा की जाती है, तो ये शाक्य और लिच्छवी के संदर्भ में बात होती है। आगे और भी 2-3 ऐसे राज्य थे जिन्हें गणतंत्रात्मक माना गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ था, तो लिच्छवी द्वारा, ठीक है। विश्व का पहले गणतंत्र की बात है कि भारत नहीं, विश्व का पहला गणतंत्र अगर बात करेंगे तो प्राचीन भारत में लिच्छवी द्वारा जो है स्थापित किया गया था। आगे हम बात करेंगे पार्श्वनाथ जैन धर्म से संबंधित है, बिंदुसार मौर्य से संबंधित है, स्कंदगुप्त गुप्त से संबंधित है, चेतक लिच्छवी से संबंधित है। आगे हम बात करें 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है, तो अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में दिखती है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है। अहिछत्र में आप देखेंगे कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल और की राजधानी क्या थी अहिछत्र, और 16 जनपदों में मथुरा की राजधानी क्या थी, सूरसेन। आप ये 16 महाजनपदों की राजधानी और राजधानी में अवस्थित उस राजा का नाम आपको याद होना चाहिए। वर्तमान में वो राजधानी कौन से एरिया में थी, भारत का जो वर्तमान मैप है उसमें कहाँ स्थापित है, वहाँ पे उसका विजुलाइजेशन होना चाहिए। क्वेश्चन अब
तीन तरीके से ऐसे ही पूछे जाते हैं, या तो राजधानी पूछते हैं, या राजा राज और उसकी राजधानी, या कौन सा वर्तमान भारत में कौन सी राजधानी वर्तमान भारत में कहाँ स्थापित है, इस तरीके से पूछी जाती है। आगे हम बात करें 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी तो सूरसेन की। तो आगे चंपा अंग की राजधानी थी। छठी ईसा पूर्व में सत्यमती जो थी चेद की राजधानी थी। सत्यमती राजधानी थी तो चेद की, उल्टा बोल गया हूं मैं। आगे हम बात करें गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद अस्मक था। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद जिसे हम कहते हैं अस्सक। ठीक है, अस्सक गोदा नदी तट पर स्थित महाजनपद अस्सक के रूप में जानते हैं। और मगध की राजधानी राजगृह गिरिब्रज। ठीक है, दो राजधानियां थी इनकी। आगे हम बात करें गिरिब्रज राजगृह पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, तो कौशाम्बी मगध राज्य का हिस्सा नहीं था। ठीक है, आगे बात करें, देखते हैं प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। ठीक है, आप देखेंगे तो जो प्राचीन श्रावस्ती का नगर बना गया है वो अर्धचंद्राकार के रूप में बसा हुआ है। आगे बात करेंगे मगध की प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या और एवं स्वयं इस कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो अजातशत्रु का नाम था। ठीक है, अजातशत्रु को बिंदुसार ने मारा था और अजातशत्रु ने वो अपने क्या नाम थे उनका राजा अजातशत्रु, मगध के प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी, तो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था और अजातशत्रु को उसके पुत्र ने मार दिया था। इस कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो ऐसे अजातशत्रु वंश हर्यक वंश से संबंधित है। और हम आगे बात करेंगे मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। तो मालवा क्षेत्र में जो मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे तो नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन मौर्य राजवंश ने किया था। और हम बात करेंगे राजा नंद के उल्लेख करने वाला सर्वाधिक अभिलेखी प्रमाण मिलते हैं, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। और आगे बात करेंगे भारत पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम है हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। ठीक है, मगध पर शासन करने वालों का कालक्रम है तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो आपको फार्मूला बताते हैं तो हनम सुंग। ठीक है, हनम सुंग याद रखेंगे। हर्यक वंश, नंद वंश और मौर्य वंश और नंद वंश मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम कई बार क्वेश्चन पूछा गया, फिर से पूछा जा सकता है कहीं भी। और मगध का सम्राट जो क्या है अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो महापद्नंदम के रूप में जाना जाता है। जो मगध का सम्राट है जो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो महापद्नंदम के रूप में जाना जाता है। और हम आगे बात करें अगर विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हम बात करेंगे, अगर विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व छठी शताब्दी में क्या है, एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। हम आगे बात करें गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार में। जो गौतम बुद्ध के समय क्या था, गौतम बुद्ध के समय का सबसे प्रसिद्ध वैद्य जीवक था बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। हम आगे बात करें अगर तो देखेंगे काल्पी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर काल्पी नगर स्थित है। हम आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी के संदर्भ में। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, कोसल की राजधानी साकेत थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, अब आगे बात करें अगर तो यूनानी आक्रमण के संदर्भ में देखेंगे, तो यूनानी के संदर्भ में देखते हैं सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन नंदवंश का था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, तो घनानंद। बिल्कुल सही कथन है। आप देखेंगे कि लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर 325 ईसा पूर्व भारत छोड़ दिया था। ठीक है, ऐसा ये
हाँ, ये हमें लगा ये कथन है, लेकिन दूसरा है। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में जो है क्या हुआ था, भारत छोड़ दिया था। हम आगे बात करें इसके कारण की, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। आपको बता दें कि सिकंदर मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। तो ये कथन सही है और आर गलत है। ठीक है, तो इसलिए आर गलत हो जाएगा। आगे बात करें, अगर युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा क्या है आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे, वह मत्सग के रूप में, मत्सग था एक राज्य, उन्होंने धारण किए थे। और भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे। ठीक है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, वह देशद्रोही शासकों की सहायता मिली थी। ठीक है, वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, तो पुरु पोरस के रूप में जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे तो निर्याकस और अनिस्टेक्रिटस, डाइमेकस और अरिस्टोबुलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, तो डाइमेकस कहाँ के थे? डाइमेकस जो थी वो शायद सीरिया से संबंधित थी। ठीक है, तो डाइमेकस जो सिकंदर, तो निर्याकस, अनिस्टोक्रेटस, डाइमेकस, अरिस्टोबुलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे, तो वो डाइमेकस हैं, क्योंकि डाइमेकस इस एरिया से नहीं थे। निर्याकस आए थे, अनिस्टोक्रिटस आएंगे, अरिस्टोबुलस आएंगे, लेकिन डाइमेकस नहीं। तो सीरिया की जो डाई लगा के थी, आगे हम बताएंगे इसके फार्मूले का भी आपको। ठीक, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से जिसने सबसे पुराना राजवंश था, तो वो मौर्य वंश था। आगे हम बात करेंगे जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, उसे हम विशाखा दत्त के रूप में बात करते हैं। जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखा दत्त ने किया है। आगे बात करें, जैसे दूसरा क्वेश्चन था कि गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश मौर्य वंश से संबंधित था। और सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। जो चंद्रगुप्त का एक नाम जो सेंड्रोकोटस माना गया, इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। प्लिनी, जस्टिस, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज में से वह जो सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त जो सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख करता है, तो जस्टिन करता है। याद रखिएगा, इसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन जब हिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चन आया तो आप गलत कर दें या फिर या तो आप छोड़ दें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप माइनस मार्किंग में जाएंगे। और इसी तरीके के क्वेश्चन अधिकतर क्या होते हैं, हिस्ट्री में गलत होने की संभावना होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में आप थोड़ा ध्यान दें और विजुलाइजेशन और रटने की और अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। तो बात करें प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज में से वह जिसने क्या है सेंड्रोकोटस, जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जस्टिन ने किया था। और कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। हम आगे बात करें, अगर चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है ये। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार क्या है, राजा, आमत, आपको अंग है, ये सभी आपको 7 अंग बोले गए हैं। तो राजा, आमत, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, ये सप्तांग सिद्धांत में अंग बोले गए हैं। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। मैकियावेली ने प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आया था। और आप बात कर रहे हैं अगर जो है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, तो डाइमेकस आए थे, देखिए बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। और बिंदु जो थी, बिंदु आप बताइए, वो जो मेरी प्यारी बिंदु वाला गाना गाइए और डाइमेकस डाई लगाइए, तो आपको याद हो जाएगा कि डाइमेकस बिंदुसार से संबंधित थी। ठीक है, जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार
स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो कुम्भलहार के रूप में जो है वो पाटलिपुत्र से संबंधित है। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र के संदर्भ में संबंधित है। स्थान बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था, तो पाटलिपुत्र के संदर्भ में। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। जो अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और कुणाल में से जो जिसने दक्कन की विजय की बात है, तो दक्कन में आप देखेंगे तो दक्कन में चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की थी। आगे हम बात करें अगर, तो मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र की पहली बार जीता गया था, तो मालवा को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ठीक है, दक्कन आदि मालवा की ही बात हो रही है, आप याद रखिएगा इसे। आगे वह अभिलेख जिसमें इसे ज्योग्राफी भाषा में देखेंगे, मालवा रीजन, दक्कन का रीजन आप जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, तो आगे बढ़े होंगे। वह अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था। ठीक है, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था, तो जो रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख था, ठीक है, उससे प्राप्त होता है। और बात करेंगे कि जो जूनागढ़ अभिलेख है वो पश्चिम भारत में ही है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्यों में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रादामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। और हम आगे बात करें, सेलुकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान के शासक के रूप में नियुक्त किया गया था, को हराया था। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेलुकस, एक सेलुकस थे जो सिकंदर के कौन थे? सेलुकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, हराया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और इसके बाद सेलुकस ने क्या किया था? बहुत सारे हाथी और अपनी बेटी का विवाह इनसे किया था। आगे हम बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित 305 ईसा पूर्व में किया था। अब ये मानचित्र दिया गया है जो क्या है, मौर्य काल से संबंधित है। आप देखेंगे तो इसमें अशोक से उसके राज्य के अंतिम समय में आप देखेंगे अशोक ने इस एरिया तक क्या किया था। ये जो एरिया दिया है, ये एरिया अशोक के शासनकाल के संबंधित है। आप इसे मौज से देख सकते हैं, कभी पूछा जाए आपसे। आगे हम बात करें अगर, सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार में राजधर्म की स्थापना अशोक ने की थी। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य से संबंधित नहीं था, तो आप देखेंगे जो श्रीलंका नहीं था, श्रीलंका जो था वो अशोक से साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। और आप देखेंगे अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, ठीक है, तृतीय मुख्य शिलालेख है, याद रखिएगा, या वर्डिंग याद रखेंगे तो तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख और प्रथम स्तंभ लेख में से वह है जिसने दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो दक्षिण भारत में जाएंगे तो आप द्वितीय में जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे याद रखें, द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत के अभिलेखों का उल्लेख मिलता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि अशोक के किन शिलालेखों में से किस शिलालेख में जो है दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो द्वितीय शिलालेख याद रखेंगे इसे। आप इसे भारत को वैसे भी आप प्रायद्वीपी भारत, उत्तर भारत के भाग में बांट दें तो द्वितीय भाग अगर प्रायद्वीप है तो यही आप द्वितीय मुख्य भाग के रूप में आप याद रखें। आगे हम बात करें अगर, तो देखेंगे भारत के प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। भारत के प्रथम अस्पताल की बात है और औषधि बाग का निर्माण आप देखेंगे तो इस चीज को याद रखें, प्रथम अस्पताल की बात हो तो अशोक मारिए, औषधि बाग का निर्माण हो तो अशोक मारिए। ये भारत के प्रथम बात है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, ये देवनाम प्रिय की उपाधि है। अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, तो देवनाम प्रिय की उपाधि है। क्या प्रमाण मिलता है? अशोक के शासनकाल में, अशोक के कहते हैं कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में, और पीएमए का नाम है, आप याद रखिएगा, आप आगे बताएंगे। तो अशोक के शासनकाल में आयोजित पाटलिपुत्र में जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, मौर्य शासक जो बौद्ध मत का अनुयायी था अशोक एवं दशरथ, ठीक है, रज्जाकू संबंधित थे। मौर्य शासनकाल के अधिकारी और सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। अग्रहारिक जिन्हें बोलते हैं, अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक राज्यों में से वह अधिकारी जो मौर्य शासन का भाग नहीं था,
ये अग्रहारिक माने गए हैं। अग्रहारिक को बेसिकली हमें लग रहा है कि इन्हें जो धर्म कर्म का काम करते इन्हें जमीन दी जाती थी, तो इस तरह के रूप में अग्रहारिक को माना गया था। लेकिन प्रशासन का भाग अग्रहारिक नहीं माने गए, तो युक्त प्रादेशिक राज्यों में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो अग्रहारिक को माना गया है। आगे हम बात करेंगे तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। सर्व स्तूप मानते हैं तो सांची के स्तूपों को मानते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाए थे। और कौशाम्बी में देखेंगे तो घोषित राम मठ है। कुशीनगर में देखेंगे तो रानाभर स्तूप है। और सारनाथ में धमेक स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप है। तो श्रावस्ती में आप सहेत महेत रखें याद। कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी को एक चीज और बताए कि जो बौद्ध और जैन का तीर्थ स्थल दोनों को माना गया है, तो वो कौशाम्बी को माना गया है। तो कौशाम्बी को आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, कौशाम्बी बौद्ध और जैन के लिए तीर्थस्थली घोषित है, तो आप कौशाम्बी को घोषित राम मठ के रूप में जोड़ सकते हैं। और कुशीनगर, ठीक है तो वहीं पे जोड़ने का मतलब आपको विजुलाइजेशन करा रहा हूँ। और कुशीनगर की बात करेंगे तो कुशी रानाभर की बात है जो स्थित है। और बात करें अगर सारनाथ की तो धमेक स्तूप की बात यह है। श्रावस्ती की बात करेंगे तो सेहत मेहत की बात है। हम आगे अगर बात करें सम्राट अशोक का तीर्थ स्थल यात्रा सही क्रम देखेंगे तो अशोक सबसे पहले कहाँ गए थे? गया, गया से कुशीनगर, लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, सारनाथ एवं श्रावस्ती, ये इनके सही क्रम है। सबसे पहले वो गए, मतलब कहाँ गए तो गया गए, फिर गया में खुश हुए तो कुशीनगर चले गए। वहां से उन्हें याद आया कि हमको जन्म स्थान, फिर ठीक उनको अपनी जन्म स्थान आ गया। अशोक किससे थे? बौद्ध से संबंधित। तो कहाँ गए? गया। गया से कहाँ गए? गया में उन्हें खुशी मिली तो कुशीनगर चले गए। कुशीनगर में उन्हें जन्म याद आया तो लुम्बिनी चले गए। फिर उन्हें याद आया कि अब कपिल, तो कपिल से मिलने चले गए। फिर सारनाथ, श्रावस्ती, जोड़ते चले जाइए इस तरीके से। ठीक, तो गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती के संदर्भ में। आगे हम बात करें अशोक के शिलालेखों जो में से प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा के यूज हुआ है। कलसी, गिरनार, सहवाजगढ़ी में से सहवाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह जो अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में लिखे हैं, तो खरोष्टी लिपि आप देखेंगे जो सहवाजगढ़ी है। खरोष्टी लिपि आप देखेंगे तो खरोष्टी लिपि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है अफगानिस्तान का, तो वहाँ जो जितने भी जो मिले हुए हैं अभिलेख वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो सहवाजगढ़ी आपको अफगानिस्तान के रीजन में ही दिखेगा, तो इसे आप सहवाजगढ़ी के रूप में जाने तो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। प्राचीन पत्थर पर प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। आपको पता है कि प्राकृत भाषा में अब अशोक के अभिलेख भारत के अलग अलग हिस्सों में पाए गए हैं, और जिस एरिया में जिस भाषा का प्रयोग हो रहा था उसी भाषा में उनके अधिक लिखे गए हैं। लेकिन अधिकतर अभिलेख उनके ब्राह्मी और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया है तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। वह स्थान जो प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है तो अनुराधापुर है। तो आप अनुराधापुर जो है वो प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि जो है का पता कहाँ से चला गया था? तो अनुराधा से पता लगा था ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, ब्राह्मी जो है अनुराधा बहुत पीती होंगी, जो बुद्धिवर्धक चूर्ण है जिसे हम बोलते हैं ब्राह्मी लिपि पीते हैं। आगे हम बात करें प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्टी में से वही एक लिपि जो दाई से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखी जा रही है। ठीक है, नहीं ऐसे लिखी जाएगी, राइट टू लेफ्ट, हाँ उल्टा, ये राइट और टू लेफ्ट अपने यहाँ क्या लिखा जाता है? लेफ्ट टू राइट जो भाषा है। लेकिन आप देखेंगे तो जो उर्दू की भाषा है वो कैसे लिखी जाती है? वो लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट की तरफ से, इस तरीके से लिखी जाती है। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से आप खरोष्टी अफगानिस्तान की तरफ जोड़ सकते हैं इस तरीके से। अशोक के अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेखित हुआ है वह प्रियदर्शी के रूप में उल्लेखित हुआ है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है उसे हम प्रियदर्शी अशोक के नाम से जानते हैं। आगे भी और भी नाम है, देखेंगे अशोक के प्रस्तर स्तंभों में से सत्य कथन की बात पूछी गई है, तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, टूटे नहीं है।
स्तंभों का सैप्ट सुंडाकार है। इस तरीके से उनको बनाया गया, उनका आर्किटेक्चर बनाया गया है, आर्किटेक्ट किया गया है कि उस पे जो है क्या है, धूप या जिससे मौसम या वर्षा का प्रभाव कम हो। ठीक है, इस तरीके से आर्किटेक्ट किए गए होंगे। और मास्की, गोजरा, नेटुर, उडेल गोलन में से वह है जो अफगानिस्तान में से अशोक के व्यक्तित्व का नाम करता है। तो मास्की, ठीक है, अशोक जिसमें व्यक्तिगत नाम उल्लेख अफगानिस्तान के, सॉरी, मास्की, गोजरा, नेटर और उडेल गोलन में से वह अभिलेख एक अभिलेख है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत का नाम मास्की से मिलता है। अशोक को अशोक के नाम से हम लोग मास्की के अभिलेख से जानते हैं। और मास्की अशोक के रोमनदेह अभिलेख स्तंभ बुद्ध के जन्म से संबंधित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है। तो गुर्जरा के नाम होंगे तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। आप कभी भी जाएंगे इधर से क्या नाम दिल्ली से ग्वालियर की तरफ तो आपको बीच में दतिया दिखेगा जहां आपको बहुत सारे जैन मंदिर दिखेंगे। ठीक है, और वहां आप देखेंगे कि गुजरा लघुलेख जिसे अशोक के नाम उल्लेख किया गया है तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। यहाँ दतिया जिले में जैन मंदिर भी बने, आप याद रखिएगा। लेकिन अशोक बौद्ध मत के अनुयायी थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम आप जाएंगे दतिया तो आपको जैन मंदिर दिखेंगे। आप इस चीज का भी ध्यान रखें। और यहाँ 100 से ज्यादा जैन मंदिर का निर्माण है। ठीक, आप आगे याद रखिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया था, मगध तो भ्राभु जो स्तंभ था, भ्राभु, इस स्तंभ से उन्होंने क्या हुआ, मगध का सम्राट घोषित किया था। कलसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण, कलसी प्रसिद्ध है, अशोक का शिलालेख है कलसी। कलसी कहाँ है तो उत्तराखंड के रीजन में देखेंगे। और उत्तराखंड में देखिए आगे क्वेश्चन, तो उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्राप्ति मिली थी तो कालसी में मिली थी। कलिंग युद्ध की विजय तथा कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में मिलता है तो आप देखेंगे कौन से, 13वें शिलालेख में मिलता है। याद रखिएगा इसे। ठीक है, ये 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग जो रॉक एडिक्ट है ये 13वें शिलालेख में है, जो कलिंग की युद्ध की बात है। अशोक पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित हो गया तो 12वें में समर्पित हो गया। आप याद रखेंगे, पहले 12वें में समर्पित हो गया कि अब हम क्या करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, तो पूर्ण रूप में धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित वो 12वें शिलालेख में हुआ था। हम आगे बात करें अगर तो देखेंगे अशोक जो क्या है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के विषय में बताते हैं, उन्हें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, संगम अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं संगम राज्य के विषय में, तो पहला और 13वां संगम राज्य, आपको पता है कि संगम दक्षिण भारत के राज्य था जिसे हम कहते हैं। इससे अशोक के 2 शिलालेख हैं, इसमें वर्णन मिलता है। तो दूसरा और 13वां, ठीक है, 2 और 13 के संदर्भ में है। 2 और 13 याद रखें, अलग अलग है। 2 और 13 दूसरे और 13वें शिलालेख में आपको संगम राज्य मिलेगा। आगे हम बात करेंगे चोल, पांडव, सतयुत, सातवाहन में से वह है जो दक्षिण राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। तो सातवाहन राज्य का जो वर्णन है वो अशोक के अभिलेखों में नहीं पाया जाता है। चोल, पांडव, सतयुग और सातवाहन, ठीक है, तो संगम में चोल पांडा ही जाते हैं, आपको पता ही है, संगम का वर्णन है। और सतयुग और सातवाहन का आप देखेंगे अभिलेख नहीं है। तो अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई थी, तो पहले शिलालेख पर उन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई थी। टालिमी फिलाडेल्फस, जिन्हें हम तुर्मे कहते हैं, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, वह मिस्र का संबंधी था। तो टालमी फिलाडेल्फस, ठीक, टालमी फिलाडेल्फस कौन थे, जो मिस्र का राजा रहा होगा। टालमी फिलाडेल्फस तुर्मे जिसे बोलते हैं के साथ अशोक के राजनय संबंध से शासक तो मिस्र का राजा था। आगे आप मिस्र जोड़ सकते हैं। तो बात करें अगर चोल, गुप्त, मौर्य और पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे, तो सीरिया और मिस्र के साथ मौर्य देश के संबंध थे। आगे बात करेंगे प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग और सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीन जो है शाही आदेश है। तो सौगोरा ताम प्रपत्र देखेंगे आप, इसमें ये लिखा हुआ है कि प्राचीन जो एक खाद्यान्न जिसे देश के संकट काल में उपयोग हेतु, ठीक,
आप सुरक्षित रखने के बारे में है। तो खाद्यान्न का मतलब है कि आप अपने खाद्यान्न का एक भाग सुरक्षित रखेंगे जो संकट काल में आपदा की स्थिति में क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे। तो प्राचीनतम शाही आदेश था ये, जो सौगारा सोह गौरा ताम्रपत्र से उल्लिखित है। ये आगे बात करें, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। तो आप देखेंगे जो कलिंग थे, अशोक ने क्या किया, कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया। ठीक, कथन सही है। आगे बात करें, अगर कलिंग दक्षिण भारत को जाने का वह स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसी कारण उन्होंने अशोक ने क्या हुआ था, कलिंग पर आक्रमण भी किया था कि दोनों समुद्र और स्थल दोनों से जुड़ता था। तो ये और दोनों से ये स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, आप याद रखें इसे, दोनों तरफ से स्पष्टीकरण हो रहा है। आप देखेंगे मौर्य कालीन शासकों में से धार्मिक आधार पर भू आदान नहीं दिया जाता था। ठीक है, मौर्य कालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया जाता था। सही कथन है, धार्मिक आधार पे नहीं देते थे। भू आदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, ऐसा कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। आगे बात करें, ठीक, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए दिया जाता था तो मृत्युदंड दिया जाता था। और प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जो कौन आए थे, चंद्रगुप्त, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आए थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया था, तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। आगे हम बात करेंगे अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका वायु पुराण में से वह स्रोत जिससे उल्लिखित है प्राचीन भारत की दास्तान नहीं है। तो मेगस्थनीज की इंडिका में आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, मेगस्थनीज को आप याद रखिएगा। मेगस्थनीज की जो इंडिका थी, इसमें समाज को या भारतीय सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को 7 श्रेणियों में बांटा गया था। और यूनानी राजदूत था, और दूसरा अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वैसा स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता या दास प्रथा नहीं थी प्राचीन भारत में, तो मेगस्थनीज की इंडिका में मिलेगी। और बात कही गई है ऐसा, मेगस्थनीज जब भारत भ्रमण पे आए थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है। वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है तो इंडिका के संदर्भ में है। आगे हम बात करेंगे, वह स्रोत जो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है तो मेगस्थनीज की इंडिका। ठीक है, नगर प्रशासन के संदर्भ में विस्तृत वर्णन, मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। मौर्य राजवंश, मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्कृति, कला एवं साहित्य पर। ठीक है, आप देखेंगे मौर्यकालीन संस्कृत, कला, साहित्य पे काफी विकास हुआ, काम हुआ। प्रांतीय विभाजन पे इन्होंने के जो मौर्य शासकों के पुत्र थे, इन्होंने क्या हुआ था, अपने पुत्रों को प्रांतों का प्रमुख नियुक्त किया था। तो प्रांतीय विभाजन की नीति थी, जो राज्य से जुड़े हुए थे, प्रांतों में डिवाइड किया था। हिंदू कुश तक साम्राज्य इनका होता था, ये भी वही सही बात है, विकास किया इन्होंने। हिंदू कुश तक साम्राज्य की बात है। भाग एवं बलि के संदर्भ में राजस्व के स्रोत होते थे, भाग और बलि। आगे हम बात करेंगे। और मौर्य काल में भूमिकर, जो एक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता था, एकत्रित किया गया था सीताध्यक्ष के रूप में। जो भूमिकर होती थी वो सीताध्यक्ष करता था। और मौर्य काल में सीता का तात्पर्य राज की कृषि भूमि से प्राप्त आय, राज की भूमि से प्राप्त आय होती थी। और मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। ठीक है, जो मौर्य मंत्रिपरिषद थी उसमें राजस्व जो है समाहर्ता, कौन था, समाहर्ता क्या नाम, राजस्व इकट्ठा करता था या संबंधित था। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का अधिकारी था, तो पौतवा अध्यक्ष था मौर्यकालीन अधिकारी। हम आगे बात करेंगे। जो पंकोद सन्निरोध, मौर्य प्रशासन द्वारा दिए जाने वाला जुर्माना सड़क पर कीचड़ फैलाने पर दिया जाता था। तो पंकोदक इसे लिखेंगे पंकोदक सन्निरोधे, जो अगर आप सड़क पर कूड़ा या गंदगी, कीचड़ फैलाएंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ता था। आगे हम बात करेंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ठीक है, मौर्यकालीन जो थी शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। हम आगे बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्मस्थली और
कंटक शोधन के रूप में देखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे। तो धर्म स्थायी और कंटक शोधन के रूप में जो इनके न्यायालय अस्तित्व में थे। आगे हम बात करेंगे तो वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य मौर्य काल से जारी है। तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण आज भी जारी है। आपका नगर प्रशासन आप देखेंगे कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का यह कार्य मौर्य काल से जारी है। तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो मौर्य काल में भी जारी था और आज भी जारी है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों, वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था मगध के सूत वर्गों का। ठीक है, आप देखेंगे कि भारत की जो सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो इतिवृत्त थे, इतिवृत्त मतलब चित्र या कथावृत्ति, राजवंशी इतिहास और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना एक इनका व्यवसाय था, ऐसा राजकीय व्यवसाय था, इनको काम था ये। तो मगध के सूत वर्गों का था। आगे हम बात करें अगर गांव के जो शासन को स्वायत्तशाही पंचायत में माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात कहाँ से होता है? मौर्यों के शासनकाल में। प्राचीन भारत में का ग्रंथ है जिसमें पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो अर्थशास्त्र में बात की गई है। अर्थशास्त्र में विवाहों के संदर्भ में बात और भी की गई है। जातक और मनुस्मृति याज्ञवल्क्य अर्थशास्त्र में थे जो पुनर्विवाह वर्जित है। तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित किया गया है। विदेशिया को भारत समाज के में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो ब्रात्य क्षत्रियों का फॉलन जो क्षत्रिय थे, विदेशिया को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर ब्रात्य क्षत्रिय का दिया गया था विदेशिया को। आगे हम बात करें अगर प्राचीन भारत में यात्रियों का सही क्रम देखेंगे तो मेगस्थनीज आए, फिर फाहियान आए, ह्वेनसांग आए और स्सिंग आए। ठीक है, आप याद रखें इसे, मेगस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और स्सिंग। आगे हम बात करेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस की उपाधि धारण किए थे। बिंदुसार अमित्रघात की उपाधि किए थे। अशोक प्रियदर्शी की उपाधि थी। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था और बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था और चंद्रगुप्त को क्या सेंड्रोकोटस भी कहा जाता था, या उनकी उपाधि थी। और अंतिम मौर्य सम्राट थे तो बृहदर्थ को माना जाता है। ठीक है, बृहद्रथ को माना जाता है। इससे कथन सही है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। जिस अंतिम शुंग राजा, ठीक, पुष्यमित्र शुंग ने फिर शुंग वंश की स्थापना की। फिर अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उनके राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र प्रदेश में कर्ण वंश जो है कर्ण वंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। याद रखिएगा आप, कर्ण वंश राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र पर जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। ठीक है, ये सब ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में, ऐसा याद रखें आप। और आगे बात करें, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। लोथल एंशिएंट डाइकार्ड के रूप में जाना जाता है। सारनाथ को फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्ध के रूप में जाना जाता है और सारनाथ को लायन कैपिटल ऑफ अशोक के रूप में जाना जाता है। और नालंदा को ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग के रूप में या उपाधि के रूप में जाना जाता है। लोथल एशियन डाइकार्ड, जो लोथल आपको देखेंगे इंडस वैली का क्या था, एक पोर्ट के रूप में था, जो एशियन डाइकार्ड के रूप में, डाकयार्ड के रूप में था। सारनाथ की बात करेंगे तो फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्ध सारनाथ फिर है, लायन कैपिटल ऑफ द अशोक। और नालंदा की बात करेंगे तो ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग की बात होगी। आगे हम बात करें मौर्य काल के संदर्भ में, मौर्योत्तर काल के संदर्भ में, तो स्ट्रेटो सेकेंड, स्ट्रेटो वन, डेमेट्रियस और मेनेंडर में से वह है जो हिंद एवं शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो शीशे के सिक्के स्ट्रेटो सेकेंड ने जारी किए थे, हिंद एवं शासक था। ठीक है, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत में से वह जो एक अन्य तीनों में समसामयिक नहीं थे। तो मिलिंद समसामयिक इन तीनों में नहीं थे, जबकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत
क्या थे, समसामयिक थे। काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रा दामन अभिलेख से प्राप्त होता है। काव्य शैली का सबसे प्राचीनतम जो उदाहरण या नमूने की बात करेंगे, रुद्रा दामन प्रथम की विभिन्न उपाधियां वर्णित हैं, तो जूनागढ़ के अभिलेख में प्राप्त हैं। रुद्रा दामन प्रथम की विभिन्न उपाधियां वर्णित हैं, तो जूनागढ़ के अभिलेख में देखेंगे आप कि जूनागढ़ के प्रथम अभिलेख में रुद्रा दामन प्रथम की उपाधियों का वर्णन है। बिना बेगार की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया, तो बिना झील बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रादामन प्रथम ने कराया था। हम आगे बात करेंगे उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भारत के सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए गए थे, तो कुषाणों ने तांबे के सिक्के सर्वाधिक संख्या में जारी किए थे, सबसे ज्यादा। हम आगे बात करेंगे बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया है, तो रुद्रादामन के प्रथम अभिलेख ने कराया है। उत्तरी एवं पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए गए थे, तो कुषाणों ने सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा कि बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रादामन ने किया था। रुद्रादामन प्रथम की विभिन्न उपाधियां हैं, जूनागढ़ के उपलब्धियां वर्णित हैं, तो जूनागढ़ के अभिलेख में है। और काव्य शैली, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन कम से कम बार पूछा गया है, यूपी में तो अभी तक नहीं लग रहा है, कभी एक दो बार पूछा गया होगा। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रादामन अभिलेख से, और रुद्रादामन की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। ठीक है, तो जूनागढ़ में उपलब्ध हैं। और बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रादामन ने कराया था। आगे बात करेंगे उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। शीशे के सिक्के आप बात करेंगे तो स्ट्रेवो जो द्वितीय, और तांबे के सिक्कों में देखेंगे कि तांबे के सर्वाधिक संख्या की बात करेंगे तो कुषाणों ने जारी किए थे। अब बात करें अगर प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के, ठीक, कुषाणों ने खिलाए थे। और बिंब, कटफिसेस, कनिष्क, नहपाण एवं बुद्ध गुप्त में से हुआ है जिससे शासकों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। तो बुद्ध का अंकन आप देखेंगे कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध का अंकन सिक्कों पर था। कुजल, कटफिसेस, बिंब, कटफिसेस, कनिष्क प्रथम ताहुबिस्क में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो बिंब, कटफिसेस को जो है क्या दिया जाता है, सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। बम, किडफिसेस और कुजल, कटफिसेस, कनिष्क और हर्म बीज में से वह है जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से उपयोग में किया था। तो बिंब, कटफिसेस ने किया था। हम बात करें अयोध्या सिक्कों पर अंकन मिलता है तो कार्तिकी का अयोध्या सिक्कों पर अंकन मिलता है। आप देखेंगे कि अयोध्या सिक्कों पर अंकन का क्या मिलता है, अंकन मिलता है कार्तिकी का जो अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख मिलता है 81 ईसा पूर्व सन में मिलती है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख मिलती है तो 81 ईसा पूर्व सन में। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईसा पूर्व में हुआ था। हम आगे बात करें कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईसा पूर्व में हुआ था। संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व में हुआ है। ये सन आप याद रखें कि एक दो सन हर एग्जाम में लगभग पूछी जाती हैं। तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख आप देखेंगे तो 81 ईसा सन में हुआ है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ही, कुषाण का पूछेंगे तो 78 मानेंगे। कनिष्क की प्रतिमा की बात आएगी तो 81 जो है ईसा सन के रूप में। संवत 78 ईसा पूर्व में है। अब विक्रत एवं संवतों में अंतर, वर्षों का अंतर देखेंगे तो 135 वर्ष का अंतर है विक्रम संवत और शक संवत के संदर्भ में। विक्रम संवत आरंभ हुआ था तो 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में देखेंगे तो विक्रम संवत का आरंभ है। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष और वसुमित्र जो हैं ये कनिष्क के समकालीन थे। आगे हम बात करेंगे अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। तो पतंजलि जो थे कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। आगे हम बात करें अगर तो अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र, विशाखादत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं संबंधित था। तो कनिष्क बात करेंगे तो विशाखादत्त जो है कनिष्क प्रथम के दरबार में संबंधित नहीं थे। ठीक है, यहाँ पतंजलि का नाम दिया गया, यहाँ कनिष्क विशाखादत्त, क्योंकि
पतंजलि और विशाखादत्त दोनों ही कनिष्क और कनिष्क प्रथम के दरबार से संबंधित नहीं थे। हम बात करें श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के रब तक के अभिलेख प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो श्रावस्ती का, ठीक है, तो अब तक के है, यहाँ रब तक लिख गया है, इसे अब तक पढ़िए। ठीक है, तो श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के अब तक अभिलेख में उल्लेखित नहीं है। तो श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है, इसके कनिष्क के अब तक उल्लेखों में जितने नाम आए, जिसमें श्रावस्ती का नाम आया, कौशाम्बी का नाम आया, वो कौशाम्बी का नाम आया, पाटलिपुत्र का नाम आया, चंपा के नगरों का नाम आया, लेकिन श्रावस्ती का कहीं नाम आपको कनिष्क में नहीं मिलेगा। आगे हम बात करें, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की जाती है। तो तक्षशिला प्राप्त की थी, तो चरक और जीवक ने प्राप्त की थी तक्षशिला से। शुंग वंश बाद भारत पर राज किया था कर्ण वंश ने। और बात करें पुष्यमित्र, संघ, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था के रूप में रक्षक माना गया है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन का राज्य। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन को माना गया है। सिमुक संस्थापक था सातवाहन राजवंश का। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था, पांचाऊ के चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था, पांचाऊ। ठीक, पांचाऊ के संदर्भ में है जिसे कनिष्क को हराया था, तो पांचाऊ था चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था। अब गुप्त वंश और मौर्य वंश और कुषाण वंश में से वह शासक जिसने साम्राज्य की सीमाएं उत्तरी महाद्वीप के बाहर तक फैला रखी थी, तो कुषाण वंश के रूप में मानेंगे। ठीक है, जो उत्तरी महाद्वीप के बाहर तक इसकी सीमाएं फैली थी। और बाल विवाह की प्रथा आरंभ थी कुषाण काल में। ठीक है, आरंभ हुई, बाल विवाह जो हुआ, प्रचलन हुआ, वो कुषाण काल में आप देखेंगे कि बाल विवाह प्रचलन में आया। कला की गंधार शैली फैली फूली कुषाणों के समय जो कला की गंधार शैली बोली जाती है वो कुषाणों के समय फैली फूली। अब आगे हम बात करें, कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र सिक्कों के रूप में मतलब चलाए इन्होंने, स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के कुषाणों ने चलाए। और स्वर्ण एवं रजत सिक्के आप देखेंगे तो गुप्तों के समय भी चले हैं। स्वर्ण तो देखे हैं तो, लेकिन यहाँ रजत हो गए। सातवाहन के समय सीसा एवं प्रोटीन के सिक्के चले हैं। और कलचुरी के समय स्वर्ण एवं रजत ताम्र तीनों सिक्के चलते थे। कलचुरी की बात आई तो स्वर्ण, रजत, ताम्र की बात हुई। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध की प्रतिमा के लिए। आप देखेंगे अफगानिस्तान की बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध की प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है, तो गंधार शैली के रूप में जाना जाता है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक पद्धति का सम्मिश्रण कहते हैं, तो गंधार के रूप में वह मूर्तिकला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग हुआ है, तो गंधार मूर्तिकला के रूप में हम जानेंगे कि वह एक मूर्तिकला जिसमें क्या हुआ, सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट के प्रयोग के माध्यम के रूप में हुआ है। तो गंधार मूर्तिकला के संदर्भ में प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कलाक्रम क्या करेंगे, यूनानी शक और कुषाण के संदर्भ में बात करेंगे। जो प्राचीन भारत के काल में आक्रमणों का सही पहले जो कालक्रम है उसमें सबसे पहले यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, फिर शक ने किया, फिर कुषाणों के संदर्भ में बात करेंगे। तो यूनानी शक कुषाण आगे हम बात करेंगे। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपना अधीन किया, तो डेरियस प्रथम की बात है। ठीक है, पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन, तो डेरियस प्रथम है। डेरियस प्रथम को आप पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि ये ईरानी शासक था। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवंश का माना गया है। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहनों में से तो इनमें से सबसे पुराना सातवाहन है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। और आगे बात करें, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती के एवं प्रतिष्ठान में है। ठीक है, सातवाहन आंध्र प्रदेश का एरिया है और जहाँ क्या है, सातवाहन की राजधानी अवस्थित थी तो अमरावती एवं प्रतिष्ठान में अवस्थित थी। हम आगे बात करें, एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए, जिसके कथन की बात है। तो कुषाण फारस की राजधानी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण फारस की खाड़ी क्या करेंगे, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ठीक है, उनकी सुसंगठित सेना उच्च कोटि की होती थी। दोनों ये
मतलब कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार करते थे, कथन सही है। उनकी सुसंगठित सेना उच्च कोटि की होती थी, तो ये कथन गलत है। हम आगे बात करें, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है तो हाथी गुफा अभिलेख या हाथी गुफा लेख के साथ जुड़ा है। आगे हम बात करेंगे अशोक, हर्ष, पुलकेशन, द्वितीय खारवेल में से वह है जो जैन धर्म का संरक्षक था। तो खारवेल जो था जैन धर्म का संरक्षक था। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित थे, तो कलिंग नरेश देखेंगे आप तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, चेदी वंश से संबंधित है। दशरथ बृहद्रथ खारवेल हुबिस्क राजाओं में से वह जैन शासक जैन के प्रति भारी झुकाव था। तो खारवेल का आप देखेंगे जैन धर्म के प्रति जो है भारी झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। तो आप देखेंगे विधि का जो योगदान था, पूर्व रोमन शासक थे जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विधि में था। ठीक है, जस्टिनियन तो विधि का निर्माण किया था। आगे हम बात करें, इस संदर्भ में जोड़ लीजिए विधि का निर्माण की नहीं योगदान था इनका। ठीक है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग की राजधानी देख सकते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर के संदर्भ में तो गुप्त वंश ने शासन किया था 319 से 500 ईसा पूर्व के संदर्भ में शासन किया था। ठीक है, चार अश्वमेध यज्ञों का संपादन प्रवरसेन प्रथम ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को, और गुप्त राजा देवगुप्त के एक अन्य नाम मिलता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में। देवगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में जाना जाता है। वह प्रथम गुप्त शासक जिसे परम भागवत की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की। और आपको पता है भागवत धर्म गुप्तकारों के संदर्भ में पल्लवित और फला फूला। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में इलाहाबाद स्तंभ लेख संबंध है। समुद्रगुप्त के संदर्भ में प्रयाग प्रशस्ति की जानकारी देती है। कुम्हार गुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में, कुम्हार गुप्त के सैन्य अभियान थे वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद जो स्तंभ है दोनों एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। तो इनका अभिलेख संबंध है अगर इलाहाबाद का तो वो है समुद्रगुप्त। और बात करें अगर प्रयाग प्रशस्ति की तो कुमार गुप्त के सैन्य अभियान की जानकारी भी प्रयाग प्रशस्ति में ही मिलती है। जिसे आगे बात करें समुद्रगुप्त के समय समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है। तो जहांगीर का जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, इस स्तंभ पर आप देखेंगे मुगल शासक जहांगीर का भी नाम मिलता है। और प्रथम वीर उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। प्रथम वीर, ठीक है, प्रथम वीर की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। हूणों के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुआ था तो गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण के समय अत्यंत विचलित हुआ था। आगे हम बात करें अगर हूणों ने भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। गुप्त शासक जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी तो स्कंदगुप्त ने की थी। ठीक है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त शासक जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की तो स्कंदगुप्त ने। और अभिलेख जिससे प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि क्या स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, तो भीतरी स्तंभ लेख से आपको ये जानकारी मिलेगी। आगे हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो हैं हूण आक्रमण, प्रशासन का सीमांती ढांचा। ठीक है, ये सारे पतन के कारण थे। पहला हूण आक्रमण हुए खूब, दूसरा प्रशासन का जो सामंती ढांचा था, मतलब सामंतवाद का फला फूला तो सामंती ढांचा था। उत्तरवर्ती गुप्तों का, ठीक है, उत्तरगुप्ती को बौद्ध धर्म को स्वीकार करना। जो उत्तरवर्ती गुप्त है उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और आगे बात करें अयोग्य उत्तराधिकारी इनको प्राप्त हुए, जिससे क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। शक विजेता के रूप में जाना जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था रुद्र सिंह द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था रुद्र सिंह द्वितीय को। और रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। और देखेंगे जो ये रुद्र सिंह तृतीय थे ये सब शासक रहे हैं। आगे बात करेंगे तो द्वितीय ने तृतीय को पराजित किया, इस तरीके से याद रखना। ठीक है,
जो चंद्रगुप्त थे वो द्वितीय थे, और जिनको हराया था वो रुद्र सिंह तृतीय थे। आगे हम बात करें, जो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस पर पतन से संबंधित संचालित होता है वह ताम्रलिपि प्राप्त होती है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पतन से संचालित होता था तो ताम्रलिपि से। आगे हम बात करेंगे तो भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बनाए रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, ऐसा मतलब था। आगे हम बात करेंगे प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण विकास निभाने वाली श्रेणी थी। संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार प्राप्त होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक क्या होता था, अधिकार प्राप्त होता था। ये सभी क्या थे, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण निभाने वाली श्रेणी। संगठन के संदर्भ में है, नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित श्रेणी करती थी। श्रेणी वेतन का ही जो देती थी और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, मतलब उन्हें जुडिशियल पावर का अधिकार था श्रेणी। आगे हम बात करें अगर गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र में से स्थित केंद्र संबंधित हैं तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। ये सभी का गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित है तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है तो आयुर्विज्ञान की रचना के लिए विषय सुश्रुत को जाना जाता है। धन्वंतरि, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेदिक शास्त्रों से संबंध नहीं है तो भास्कराचार्य का संबंध जो है किससे संबंधित नहीं है, आयुर्वेद से संबंधित नहीं है। भास्कराचार्य आप देखेंगे तो ये गणित, खासकर गणित के संदर्भ में है, लेकिन धन्वंतरि, चरक, सुश्रुत का प्राचीन जो है आयुर्वेद से संबंधित है। भास्कराचार्य आप चले जाएंगे तो ये गणित के संदर्भ में मैथमेटिशियन की तरफ चले गए हैं, ठीक है। आगे बात करें, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन है तो देखेंगे प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईसा पूर्व में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात हुआ था, ठीक है। कोण के जया सिद्धांत का विकास 5वीं सदी में। 7वीं सदी ईसा पूर्व में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हुआ। तो आप देखेंगे 5वीं में जया का सिद्धांत और 7वीं में चक्री चतुर्भुज, ठीक है, आगे याद रखिए इसे। तो ये प्रथम ईसा पूर्व में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग हुआ था, ठीक है। और बात करें अगर तो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिषी छपड़क को माना गया है, ठीक है। कालिदास जिसके शासनकाल से संबंधित है वह शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और गुप्तकालीन स्वर्ण सी मुद्रा दीनार को माना गया है, जो स्वर्ण मुद्रा थी दीनार वह गुप्तकालीन थी। और गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया है रूपक के रूप में, ठीक है। जो गुप्तकालीन रजत मुद्राएं थी उन्हें रूपक बोला जाता था और गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं थी उन्हें दीनार बोला जाता था। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे वह चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। आगे हम बात करें, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे तो प्राकृत भाषा बोलते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में, ठीक है, लिखित जो संस्कृत नाटक थे इसमें स्त्री और शूद्र दोनों ही क्या बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख आपको मिलेगा तो एरण के अभिलेख में मिलेगा। गुप्त वंश की संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अशोक प्रिय दर्शन के रूप में है, समुद्रगुप्त परक्रमांक के रूप में है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संदर्भ में है और स्कंदगुप्त क्रमादित्य के संदर्भ में है। अशोक का नाम देखेंगे तो प्रिय दर्शन के रूप में है, समुद्रगुप्त देखेंगे तो परक्रमांक के रूप में समुद्रगुप्त जो है इन्होंने ये उपाधियां हैं। अशोक को प्रियदर्शी, अशोक और समुद्रगुप्त को परम क्रमांक के रूप में है, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। आगे हम बात करें तो देखेंगे नगरों के क्रमिक पतन के महत्वपूर्ण विशेषता थी तो गुप्तकाल की क्रमिक पतन की
महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है, नगरों के क्रमिक पतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता गुप्त काल की थी। मंदिर और ब्राह्मणों को, ठीक है, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया गया है तो गुप्त काल में दिया गया है। और बात करें प्राचीन भारत में वैश्य वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग से संबंधित कहा जाता है तो गुप्त काल को स्वर्ण युग माना गया है। और गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग जो थी वो भूमि राजस्व की दर थी 1/6 के रन, ठीक है, छठा भाग कह सकते हैं बनावलिक से। आगे बात करें हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का छठा भाग। आगे बात करेंगे तो गुप्त साम्राज्य का द्वारा कर रहित कृषि जो थी भूमि प्रदान की गई थी ब्राह्मणों को। जो कर रहित कृषि थी गुप्त काल में वो ब्राह्मणों को प्रदान की गई। आगे हम बात करें प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते हैं विदक भागम, ठीक है, सिंचाई कर को हम विदक भागम कहेंगे। तीसरी शताब्दी में बारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तोड़माल प्रसिद्ध था हूण जाति दल का। जो तोड़माल था हूण जाति का तोड़माल प्रसिद्ध था हूण जाति दल का प्रसिद्ध था हूण जाति दल का था तोड़माल। आगे हम बात करें हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया गया था बलादित्य एवं यशोधर्मन के रूप में। हूण शासक थे एक मिहिर कुल, इनको पराजित किया गया तो बलादित्य एवं यशोधर्मन के रूप में। विशाखा दत्त के प्राचीन नाटक क्या थे? मुद्रा राक्षस की प्राप्त विषय वस्तु थी, ठीक है। आगे हम बात करें अगर जो है विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्वंशियों के बारे में है। आगे हम बात करें एक तो हूण शासक थे मिहिरकुल को पराजित बालदित्य ने किया एवं यशोधर्मन ने किया था हूण शासक मिहिरकुल को, तो बलादित्य एवं यशोधर्मन। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक जो विशाखा दत्त का नाटक था मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या था? राज दरबार में दुर्विसंधियों के बारे में। आगे हम बात करें सत्यकथन के रूप में गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। ये शब्द थे गुप्त सम्राट के। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, पहला कथन है। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। तीसरा कथन था उन्होंने भूमिदान की परंपरा का विस्तारित किया, ठीक है, भूमिदान की परंपरा का विस्तारित किया। ये सारे कथन जो हैं गुप्त काल के संदर्भित है। और क्योंकि उन्होंने अपने जो सम्राट था दैवीय अधिकारों से जोड़ लिया था, मतलब अपने स्वयं को भगवान मान लिया। दूसरा प्रशासन उनका विकेंद्रीकृत था क्योंकि उन्होंने देखा होगा उनका जो प्रांतीय विभाजन था या प्रांतों का क्या था, सामंतों या उनके सामंतों के द्वारा प्रशासनिक था। और भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। आगे बात करें शतरंज के खेलकूद का उद्भव अगर बात करें तो भारत में हुआ है। और शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा के रूप में है। एक धनी व्यापारी एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा थी जो शूद्रक द्वारा लिखी पुस्तक मृच्छकटिकम की गाथा थी। प्राचीन सांख्य दर्शन महत्वपूर्ण योगदान था कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार में इतिहास के संदर्भ में सांख्य दर्शन संप्रदाय सत्यकथन था। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक, ठीक है। बात करें अगर संख्या की बात है, संख्या की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ठीक है। आत्मज्ञान ही तो ना कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक है इसका। आगे हम बात करें तो योग दर्शन के प्रतिपादक माने गए हैं पतंजलि को। आगे हम बात करें अनुस्मृति या मनुस्मृति है, ये अनुस्मृति लिखा तो अनुस्मृति प्रत्याहार ध्यान और धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है तो अनुस्मृति, ठीक है। अब बात करें महाभारत के लेखक पतंजलि, महाभारत के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल से संबंधित हैं, समसामयिक थे। आगे नव न्याय संप्रदाय स्थूल के संस्थापक गंगेश को माना गया है। जब तक जीवित रहो सुख से रहो जीवित रहो,
मतलब चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि भारत शरीर की भस्मीभूत हो जाने के पश्चात पुनर्गमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति चरवाकों की थी। आगे वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद को माना गया है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना गया है। ठीक है, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो मीमांसा के प्रणेता जैमिनी को माना गया है। कर्म के सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से, और सांख्य एवं वैशेषिक मीमांसा न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं, वेद शाश्वत और सत्य हैं, वो मीमांसा मानती है। आगे हम बात करेंगे तो कर्म को मीमांसा मानती है और वेद शाश्वत और सत्य हैं, ऐसा मीमांसा मानती है। और मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे। और मीमांसा और वेदांत न्याय और वैशेषिक लोकायत कापालिक और सांख्य तथा और युग्मों में से वह एक जो भारतीय शरण दर्शन का भाग नहीं था, वो लोकायत और कापालिक जो भारतीय शरण दर्शन के भाग नहीं माने गए हैं, वो लोकायत और शरण दर्शन या कापालिक के रूप में माने गए। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य को माना गया है। हम आगे बात करें, अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य को माना गया है। ज्ञान कर्म भक्ति योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्ति की जा सकती थी, तो ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। शंकराचार्य अभिनव गुप्त और समानुयोग तथा माधव में से वेदांत दर्शन का संबंध नहीं है, तो अभिनव गुप्त का जो है संबंध नहीं है। शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज और माधव में से वेदांत दर्शन का क्या था, संबंध नहीं है। अभिनव गुप्त का है। ठीक है, अभिनव गुप्त का है। ठीक है, शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज और माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है, तो अभिनव गुप्त का संबंध किससे नहीं है, वेदांत दर्शन से संबंधित नहीं है। हम आगे बात करें अगर तो देखेंगे सतसंबर और गणना अवधि के संबंध में, तो सतसंबर की बात विक्रम की बात होगी तो 58 ईसा पूर्व, सतसंबर 78 ईसा पूर्व। ठीक है, सत 78 और विक्रम 58। गुप्त सतसंबर जो है 320 ईस्वी है। अब कलिश सतसंबर 3102 ईसा पूर्व के संदर्भ में सत्य कथन की बात करेंगे तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, गुप्त काल 319 आरंभ से हुआ है, आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1992 से शुरू हुआ है। 1192 से आप देखेंगे मुसलमान शासन, भारतीय में मुस्लिम शासन। और पुलकेशन द्वितीय क्या बात करेंगे, पुलकेशन द्वितीय का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसमें विक्रम संवत को दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600 के संदर्भ में। आगे हम बात करेंगे तो वह चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन के शक संवत को वर्ष 556 दिया गया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 534 ईसा पूर्व। पुराणों के अनुसार चक्रवंशी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। चंद्रवर्षी शासक थे जो प्रतिष्ठानपुर हैं। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। आगे हम बात करें हरिसेन, कल्लड़, कालिदास में से जिसकी पुस्तकों में हर्ष की सामान्य समय की सूचनाएं नहीं थी तो कल्लड़ के समय है। हरित चरित नामक पुस्तक लिखी गई है तो बाणभट्ट ने लिखी है। हरित चरित नामक पुस्तक लिखी है बाणभट्ट ने, और हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। ठीक है, हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी है और हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज है। सम्राट हर्ष ने अपने समय अपनी राजधानी थानेसर स्थानांतरित की थी तो कन्नौज स्थानांतरित की थी। हम आगे बात करें सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था तो कन्नौज तथा प्रयाग में जो है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज एवं प्रयाग में। और उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था तो हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था प्रयाग में। नर्मदा नदी पे तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका है तो पुलकेशन द्वितीय को। ठीक है, मैं गलत बोल गया। नर्मदा नदी के तट पर हर्ष के जो अभियान था, हर्षवर्धन का जो अभियान था वो कहाँ, नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन द्वितीय ने रोक दिया, मतलब हर्षवर्धन को हराया था।
तो पुलकेशन द्वितीय ने, और हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशन द्वितीय ने। कपि बाण निवासी थे, ठीक है, हर्षवर्धन को पराजित पुलकेशन द्वितीय ने किया था। कपि बाण निवासी थे, वह प्रतिकूटा औरंगाबाद का था। प्रतिकूटा औरंगाबाद ह्वेनसांग भारत में आया, सम्राट हर्ष के शासनकाल में आया, ठीक है। आप देखेंगे कपि बाण प्रतिकूटा औरंगाबाद के संदर्भ में था, प्रतिकूटा औरंगाबाद के संदर्भ में था। कवि बाण निवासी प्रतिकूटा, आप याद रखें इसे स्थान को, प्रतिकूटा या औरंगाबाद। आगे हम बात करेंगे तो भारत की यात्रा करने में वाले चीनी यात्री जो युआन चियांग हेनसांग ने तत्कालीन भारत के साम्राज्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया था, इसका सही कथन है। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, ठीक है, ये सब बात की थी। तो युआन चियांग थे जो हेनसांग बोला जाता है, ये युआन चियांग को हेनसांग भी बोला जाता था। और हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं संस्कृति का वर्णन के संदर्भ में, सही कथन के संदर्भ में अगर बात की जाए, जहां तक अपराधों के लिए दंड के प्रश्न है, अग्नि जल एवं विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे ये। और व्यापारियों को नौघाटों तथा नौकों को शुल्क देना पड़ता था। ये ह्वेनसांग ने अपनी कृति में ऐसा भारतीय समाज और दशाओं के संदर्भ में, संस्कृतियों के संदर्भ में वर्णन किया है। हेनसांग के संदर्भ में बात करेंगे, हेनसांग की भारत यात्रा, आप देखेंगे हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए मथुरा को जाना जाता था। हेनसांग के समय सबसे प्रसिद्ध नगर कौसे शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गए थे। आगे हम बात करेंगे आज भी हम बात करें, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयू की रचना। सीयू की रचना की थी किसने? सीयू की रचना ह्वेनसांग ने की थी, और युआन चियांग थे जो इन्होंने इसकी रचना की थी। हम आगे बात करें अगर चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो भीनमाल की यात्रा हम देखेंगे तो ह्वेनसांग ने की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने, ठीक है, चीनी यात्री इत्सिंग आए, बिहार का भ्रमण किया था लगभग कितना 671 अथवा 672 ईसा में। आगे बात करेंगे तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं इंतु के नाम से। भारत को इंतु, अगर चीन में भारत का नाम लिया जाएगा तो आप याद रखिएगा, तो यनितु मतलब इंतु के रूप में आप रखिए इंतु। आगे बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण था। भारत में प्राचीन बिहार नालंदा थी। भारत में जो सबसे प्राचीन बिहार है वो नालंदा के रूप में जाना जाता है। आगे हम बात करें अगर तो नालंदा स्थित है प्राचीन बिहार में, और गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यवसायिक केंद्र था कन्नौज के संदर्भ में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यवसायिक केंद्र की बात करेंगे तो कहते हैं कन्नौज के संदर्भ में सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। सामंतवाद का विकास गुप्त काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। आप देखेंगे दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा कि सामंतवाद का विकास गुप्त काल में है, ठीक है, और पतन भी इन्हीं के कारण हुआ। तो सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया हुआ था। हम आगे बात करें भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के लिए अनिवार्य तत्व था, ठीक है, भूमि के नियंत्रण एवं स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। आगे हम बात करेंगे सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास की संबंध बनना। सत्य कथन की बात करेंगे चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। आगे हम बात करेंगे अगर चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला है, उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया गया है, ठीक है। चीनी यात्री फाहियान गुप्त द्वितीय का क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय या फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। कहते हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला, उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया गया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय की बात है, समकालीन आए थे कौन? चीनी यात्री फाहियान के संदर्भ में। तो
आगे बात करें, और हमने एक क्वेश्चन बताया इनके सही क्रम के, अगर भारत में आए चीन तीर्थयात्री के संदर्भ में, तो अगर भारत के संदर्भ में देखो चीनी यात्रियों के सही क्रम में, तो सबसे पहले फाहियान आए थे, फिर कौन आए थे, ह्वेनसांग आए हैं, फिर इत्सिंग आए हैं। ये सीरियल याद रखिएगा आप। आगे हम बात करेंगे 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, उन्होंने वेदांत का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने बौद्ध एवं जैनों के विचार विस्तार पर रोक लगाई। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। हम आगे बात करेंगे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। हम आगे बात करेंगे तो रविकीर्त के संदर्भ में, तो पुलकेशन द्वितीय के संदर्भ में है रविकीर्त की बात होगी, तो पुलकेशन द्वितीय है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्धन के रूप में है, ठीक। भवभूत की बात करेंगे तो कन्नौज के यशोवर्मन के रूप में है। हरिसेन के संदर्भ में है तो समुद्रगुप्त के रूप में है। दांडी नरसिंह वर्मन के रूप में है, ठीक है। रविकीर्त को अगर देखेंगे तो रविकीर्ति ये सारे जो हैं समकालीन हैं, जो इनके दरबारी हैं। तो रविकीर्त पुलकेशन द्वितीय हैं, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन हैं, और हरिसेन समुद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित हैं। दांडी नरसिंह वर्मन के संदर्भित हैं, ठीक है। नरसिंह वर्मन, दांडी और भवभूत कन्नौज और हरिसेन समुद्रगुप्त। अब दरबारी कवि के संदर्भ में देख लेते हैं, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है, और हरिसेन समुद्रगुप्त से संबंधित है, और बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंधित हैं। आप देखेंगे कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित हैं। दरबारी कब थे, अब कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, और हरिसेन समुद्रगुप्त, बाणभट्ट हर्षवर्धन भोज धार से संबंधित हैं, ठीक है। दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित हैं। समुद्रगुप्त प्रांतीय शासक विदिशा से थे। अशोक प्रांतीय शासक उज्जैन से थे, जब अशोक प्रांतीय शासक के रूप में थे तो उज्जैन के थे, और समुद्रगुप्त जो थे प्रांतीय शासक जब थे तो विदिशा के समुद्रगुप्त प्रांतीय शासक भी रहे हैं। आगे बात करें समसामयिक, ये इस तरीके से हमने इसके दूसरे पार्ट को ख़त्म किया। हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। रिवाइज कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।